बिस्मिल्लाह। अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज 5 मार्च पेपर ना 2024 का। जो 5 मार्च में इंडिया के अंदर पेपर होता है, ये वो पेपर। इट मीन्स कि ये बिल्कुल आपका लेटेस्ट पेपर है। अभी तक हमारे पास जो एग्जाम हुए हैं उसमें एक 5 मार्च का पेपर हुआ है 2023 में, फिर समर के अंदर 2 पेपर्स हुए हैं, और फिर अक्टूबर के अंदर 2 पेपर हुए हैं, और ये आपका 5 मार्च का पेपर। ठीक है, तो अभी तक जो अगर हम देखें तो एग्जाम 4 एग्जाम हुए हैं, और इससे पहले हमारे पास स्पेसिमेन पेपर्स थे। तो ये आपके पास 4 एग्जाम पेपर्स हैं, 2 स्पेसिमेन पेपर्स हैं। अच्छा, अक्टूबर नवंबर के अंदर 2 वेरिएंट के पेपर हुए थे, और मई जून के भी 2 वेरिएंट के पेपर हुए थे। तो अगर एग्जाम पेपर्स की बात करें तो 2 स्पेसिमेन पेपर हैं, पेपर 1 के और भी पेपर 2 के भी, 2 2 ईच। एक फेब मार्च का पेपर है, 3 पेपर्स हो गए। मई जून के पेपर हो गए, 5 हो गए। 2 अक्टूबर के पेपर हैं, 7 हो गए, और एक अगेन 2024 का फेब मार्च का पेपर है। तो इस तरह आपके पास 8 एग्जाम हो गए हैं। उन 8 एग्जाम्स के आपके पास पेपर है। अच्छा, इन पेपर्स के साथ साथ आपको 2019, 20, 21, 22 के पेपर्स करने हैं पुराने सिलेबस। थोड़ा बहुत वो पेपर डिफरेंट होते हैं, मगर वो आपको करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। ये क्या कह रहा है? टिक वन बॉक्स टू शो विच टास्क इज पार्ट ऑफ द एनालिसिस स्टेज ऑफ द प्रोग्राम लाइफ साइकिल। हमने प्रोग्राम लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेजेस पढ़े थे। पहला हमारे पास था एनालिसिस का, दूसरा था हमारे पास डिजाइन, तीसरा जो है वो कोडिंग, चौथा टेस्टिंग। ये हमारे 4 स्टेजेस थे। तो उनमें से आपसे ये पूछ रहा है कि आपका जो डिजाइन स्टेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें इसके अंदर तो बताएं क्या होना चाहिए डिजाइन स्टेज में, हम एनालिसिस स्टेज में क्या करें। decomposition. अच्छा, एनालिसिस स्टेज के अंदर बेसिकली, हाँ ठीक है, डीकम्पोजिशन सही कह रहे हैं। एनालिसिस स्टेज के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं? हम स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम डीकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, कि आपका जो एब्स्ट्रैक्शन करते हैं कि जो अननेसेसरी डेटा है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और डीकम्पोजिशन कर रहे होते हैं। डीकम्पोजिशन एब्स्ट्रैक्शन को हमने कहा था कि ये हमारी थिंकिंग स्किल्स हैं। ठीक है ना। डीकम्पोजिशन का मतलब ये हुआ कि एक मेन टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करना, और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि ये डिसाइड करना कि कौन सा डेटा नेसेसरी है, कौन सा अननेसेसरी है फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। नेसेसरी डेटा को रखना, और अननेसेसरी डेटा को हटा देना, यानी एक फिल्टर लगाना जिससे सिर्फ नेसेसरी डेटा को ही हमारे पास रखें, बाकी सारे डेटा को हम इग्नोर कर दें। इसको हमने कहा था ये एब्स्ट्रैक्शन। तो ये, और फिर प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन देखना, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देखना, ये हमारे पास एनालिसिस स्टेज के अंदर होता है। डिजाइन स्टेज के अंदर हम जो है वो स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट, सूडो कोड ये बना रहे होते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद हमारे पास कोडिंग के अंदर इसकी कोडिंग करते हैं, और टेस्टिंग में इस कोड को चलाकर देखते हैं सही काम कर रहा है नहीं। तो हमारे पास डीकम्पोजिशन। अच्छा, अब इसने बोला था टिक करना है, सिर्फ है ये एमसीक्यू का पेपर, लेकिन एमसीक्यू के पेपर के अंदर यहाँ पर आपको टिक करना है। आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू की तरह कलर फिल नहीं करना है, टिक करना। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। ये क्वेश्चन हमारे पास बड़ा कंपलसरी क्वेश्चन, यानी हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है, वैलिडेशन का और वेरिफिकेशन का और टेस्ट डेटा का। तो ये टेस्ट डेटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 4 डेटा टाइप्स एंड 5 डिस्क्रिप्शंस आर शोन, ड्रॉ वन लिंक टू ईच टेस्ट डेटा टाइप टू इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। तो वन लिंक आप, ठीक है, तो यहाँ पर वन लिंक आपको, वन लाइन आपको ड्रॉ करना है। एबनॉर्मल डेटा, बाउंड्री डेटा, एक्सट्रीम डेटा और नॉर्मल। अब ये कह रहा है कि अ वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेड, अ वैल्यू दैट इज द हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू टू बी एक्सेप्टेड एट द
corresponding highest or lowest value to be rejected. सर A मैं बता रहा हूँ। value, एक मिनट देख लें, a value that is the highest value and lowest value to be rejected, a value that is rejected, a value that is highest or lowest value to be accepted. ठीक है, बताएं, बोले बेटा। एबनॉर्मल डेटा, Abnormal data, a value that is rejected. ओके, गुड हो गया। बाउंड्री डेटा, बाउंड्री डेटा, Now, boundary data is the highest or lowest value to be accepted. वो तो एक्सट्रीम डेटा होता है। Highest or lowest value to be rejected. नहीं, होता ही ये है, बाउंड्री डेटा में दो डेटा आइटम आते हैं हर बाउंड्री पर। जैसे सपोज किया कि आपसे कहते हैं कि एक स्पेसिफिक राइड है, उसमें सिर्फ वो लोग अलाउड हैं जिनकी एज 10 और 20 के बीच में, ये हमारी रेंज है। तो इसमें 10 और 20 वो वैल्यूज हैं जो एक्सेप्ट हो जाएंगी और हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज हैं। हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, इनको हम कहेंगे एक्सट्रीम डेटा। 11, 12, 14, 16, ये वो वैल्यूज हैं जो इस रेंज के अंदर हैं। 18, 17, इनको हम कहेंगे ये नॉर्मल डेटा है। ठीक है, 9 या 8, 7, 6, 25, 30, ये वो वैल्यूज हैं जो कि रिजेक्ट हो जाएंगी। इन वैल्यूज को हम कहेंगे। बाउंड्री डेटा में याद रखना है कि हर बाउंड्री पे दो डेटा आइटम होंगे, एक जस्ट इनसाइड द लूप, एक जस्ट आउटसाइड द लूप। जस्ट इनसाइड द लूप एक्सेप्ट होगा, जस्ट आउटसाइड द लूप रिजेक्ट होगा। तो अगर हम इसके जस्ट आउट इनसाइड द लूप लेते हैं तो वो आएगा 9, जस्ट आउटसाइड द लूप लेते हैं तो वो आएगा 11। 9 एक्सेप्ट हो जाएगा, 11 रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जस्ट इनसाइड द रेंज, जस्ट इनसाइड द रेंज, लूप कह रहा हूँ, जस्ट इनसाइड द रेंज 19 है, जस्ट आउटसाइड द रेंज 21 है। 9 और 19 एक्सेप्ट हो जाएंगी और 11 और 21 रिजेक्ट हो जाएंगी, तो इनको हम कहेंगे बाउंड्री डेटा। तो यह बाउंड्री डेटा में दो डेटा आइटम होंगे, एक वो जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा और एक वो जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बाउंड्री डेटा। सही। एक्सट्रीम डेटा वो डेटा आइटम है जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू, ठीक, तो वैल्यू दैट इज द हाईएस्ट और लोएस्ट टू बी एक्सेप्टेड, ये बन जाएगी आपकी एक्सट्रीम डेटा। फिर उसके बाद आपके पास आता है नॉर्मल डेटा। नॉर्मल डेटा क्या हो, वो डेटा है जो कि आपको एक्सेप्ट करना है, ये नॉर्मल। सही, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटर्न टू टेस्ट इफ एन इंटीजर दैट इज इनपुट इज इन द रेंज ऑफ 5 to 10 इंक्लूसिव, आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल। आपको सिर्फ वन एग्जाम्पल देनी है, नॉर्मल की, एबनॉर्मल की, एक्सट्रीम की और बॉन्ड। ठीक है, तो नॉर्मल डेटा 5 से 10 के लिए आपने 6 ले लिया, 8 ले लिया। ठीक है, अच्छा भी So ये एक्सट्रीम अब डेटा, नॉर्मल नहीं है। सॉरी, अब देखो मैंने देखे बगैर, ये मोस्टली क्या होता है कि टॉप के ऊपर नॉर्मल होता है, मैंने वहां लिख दिया। देखो अब अगर मैं इसको सही से नहीं देखूंगा तो मैं अपने एग्जाम के मार्क्स लूज कर जाऊंगा। एबनॉर्मल डेटा में वो डेटा ले लें जो रेंज से बाहर है, बहुत ज्यादा बाहर ले लें। 15। 5 से 10 है तो 15 ले लें। अच्छा, बाउंड्री के अंदर अब एक एम्बिग्यूटी है, ठीक है ना। तो जिसका अभी मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने कहा था कि 9 और 19 जो है वो वैल्यू है जो एक्सेप्ट हो जाएगी, और 11 और 21 वो वैल्यू है जो कि रिजेक्ट हो जाएगी। और एक्सट्रीम को मैंने बोला 10 और 20। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू जो है वो ले रहा है, यही स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखी हुई है।
तो अब यहाँ पे एक एम्बिग्युइटी हो गई है कि जो एक्सेप्टेबल वैल्यू जो एक्सट्रीम के अंदर तो 10 और 20 है, तो क्या बाउंड्री के अंदर भी हम 10 और 20 को एक्सट्रीम वैल्यू लें, या जस्ट इनसाइड द रेंज, यानी हम क्या करें कि 9 और 19 ले लें। तो बेटर ये है कि आप क्या करें, बाहर वाली वैल्यू ले लें। इसके अंदर बाउंड्री डेटा में आपने ले लिया सपोज किया 4, तो ये क्या है, जस्ट आउटसाइड द रेंज। या आपने ले लिया 11, जस्ट आउटसाइड द रेंज। एक्सट्रीम ले लिया आपने 5 और नॉर्मल आपने ले लिया 8। 8 मार्क का क्वेश्चन हो गया सिर्फ टेस्ट डेटा से। सही बेटा, इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब ये कह रहा है क्या लीनियर सर्च एंड अ बबल सॉर्ट आर स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास 6 स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन है। वो 6 स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन आपको याद होंगे। फाइंडिंग हाईएस्ट वैल्यू, एक है फाइंडिंग लोएस्ट वैल्यू, ये तो हमारे पुराने सिलेबस में भी थे। दो चीजें हमारे पास सिलेबस में ऐड हुई हैं, एक है लीनियर सर्च और एक और हमारे पास ऐड हुआ है बबल सॉर्ट। लीनियर सर्च में हम कोई डेटा आइटम को एंटर करके उसको सर्च कर रहे होते हैं एक एरे के अंदर, और बबल सॉर्ट में जो डेटा एरे में लिखा हुआ उसको अरेंज करते हैं ऑर्डर में। तो ये हमारे पास 6 स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये याद रखना आपको, एग्जाम में वो ये भी बोल सकता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, या आपको इस स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन दिखा दें और बोले इनमें से जो है वो आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टैंडर्ड मेथड, डिफरेंट मेथड्स दिखा दें, उनमें से आपसे पूछे कि इनमें से स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन कौन सा है। मैचिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, अभी कह रहा है कि एक एरे है, एरे का एक क्वेश्चन तो आपके पास एग्जाम में आता ही आता है। इससे पहले एरे का एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर वैल्यू स्टोर की हुई थी, वो आपको जस्ट आउटपुट देना था। एक था जिसके अंदर वैल्यू स्टोर की हुई थी, उसका एवरेज निकालना था। एक के अंदर वैल्यू स्टोर थी, उसके अंदर आपको जो है उसका हाईएस्ट वैल्यू मालूम करनी थी। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो उस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है कि वैल्यूज एक एरे के अंदर आपको लीनियर सर्च परफॉर्म करना है। मैं देख रहा था कोई और क्वेश्चन इस टाइप का तो नहीं है इसके अंदर, एक ही क्वेश्चन है। तो एरेस का एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, नहीं अभी तक हर एग्जाम में आया है। कंपलसरी का मतलब ये कि अभी तक एग्जाम में आए। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो भी 4 मार्क का है। हाँ, पहले 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहा है, राइट एन एल्गोरिथम इन सूडो कोड टू इनपुट अ नंबर माई नंबर। एक नंबर इनपुट लेना है जिस जो माई नंबर है, और फिर लीनियर सर्च के जरिए टेस्ट करना है इफ दैट नंबर इज स्टोर्ड इन द एरे, इफ द नंबर इज फाउंड द एरे इन द एरे, द पोजीशन इन द एरे इज आउटपुट। यानी एरे के अंदर जो पोजीशन होती है उसको इंडेक्स कहते हैं। आपको याद होगा कि अगर हम वैल्यूज का एक एरे बनाते हैं तो वैल्यूज के एरे के अंदर इसने बोला 1 से लेके 50, तो आप ये एक एरे बनेगा आपका वैल्यूज का, ये ना, इसके अंदर ये लोकेशन नंबर 1 है, ये लोकेशन नंबर 2 है, ये लोकेशन नंबर 3 है, और ये कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। इनको हमने कहा था इंडेक्स। ठीक है, आपको जब कोई वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं तो बताएगा कि वैल्यू एरे में किस जगह है। सपोज कि आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, उस पे वैल्यू लिखी हुई है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 70, 60, 90, 100। सही, अब आप ढूंढ रहे हैं, सपोज कि आपको 70 ढूंढना है तो वो बताएगा कि 70 लोकेशन नंबर 1 पर है, या 60 ढूंढ रहे हैं तो बोलेगा कि लोकेशन नंबर 2 पर है, 90 ढूंढ रहे हो तो लोकेशन नंबर 3 पर है, 100 ढूंढ रहे हैं तो लोकेशन नंबर 50 पर। तो ये कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम इन सूडो कोड टू इनपुट अ नंबर। ये एल्गोरिथम यूजर से नंबर इनपुट लेगा जिसको एक वेरिएबल माय नंबर में स्टोर करेगा, एंड यूज अ लीनियर सर्च टू टेस्ट इफ दैट नंबर इज स्टोर्ड इन द अरे। If the number is found in the array, the position in the array is output.
जिससे मैंने यहाँ पे कहा कि आप जो है अगर आप 70 को ढूंढ रहे हैं तो आप आउटपुट देंगे 1, अगर 60 को ढूंढ रहे हैं तो आप आउटपुट देंगे 2। इफ द नंबर इज नॉट फाउंड देन आउटपुट आपको क्या दे रहा है, नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब इसका आपको लीनियर सर्च का एल्गोरिदम बनाना है और ये आपको यूँ समझें कि आपको मेमोराइज़ भी करके जाना है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल डिसाइड करते हैं, हमें वो चाहिए आपका इंडेक्स चाहिए, ठीक है ना? हमें ये मालूम करना है कि वैल्यू मिली या नहीं मिली, फाउंड हुई या नहीं हुई, तो एक बूलियन चाहिए आपको, ठीक है ना? फिर आप माय नंबर आप इनपुट लेंगे तो वो आपको चाहिए और फिर उसके बाद आप इसे चलाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने लिखा सपोज़ किया डिक्लेयर डिक्लेयर माय नंबर। अच्छा, एरे को डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पहले से वैल्यू स्टोर की है। 50 नंबर्स आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन द एरे, इसने पहले क्लियरली बोल दिया है। अगर आपने अब एरे को डिक्लेयर कर दिया तो इसमें जो पहले से वैल्यू स्टोर्ड होंगी वो इरेज हो जाएंगी, तो ये आप एरे को डिक्लेयर नहीं करेंगे, है ना? अच्छा, तो अब क्या हुआ है कि हमारे पास डिक्लेयर माय नंबर्स, हाँ ये इंटीजर होगा क्योंकि आपने वैल्यूज कौन सी स्टोर की हुई है ये बता नहीं रहा। 50 numbers are already stored in the array, इनपुट नंबर, नंबर बोल रहा है, ये नहीं बता रहा है कि इंटीजर है या रियल है, तो हम रियल ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये मालूम करना है कि डेटा मिला नहीं मिला, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं फाउंड, इसको हमने कर दिया बुलियन क्योंकि इसके अंदर यस या नो स्टोर करेंगे। फिर एक वेरिएबल ले लेंगे इंडेक्स, जो इंटीजर होगा, जो बताएगा एरे के अंदर डिफरेंट लोकेशन। ठीक है बेटा, याद ये रखना है कि आपको जितने भी आइडेंटिफायर यूज करने हैं सारे के सारे आइडेंटिफायर मीनिंगफुल होने चाहिए। अब पहला काम तो हम ये करते हैं कि इंडेक्स जो फाउंड है इसको हम कर देते हैं बुलियन। फाउंड को बुलियन करने से क्या होता है कि ये हो गया फाउंड इनिशियलाइज हो गया, यानी अभी हमने कि अभी हमें मिला ही नहीं। जब ढूंढ लेंगे तो फाउंड को ट्रू कर देंगे, वरना फाउंड क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि अभी तक तो नहीं मिला, अभी हमने ढूंढना ही शुरू नहीं किया, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें मिल गया। तो हमने क्या कहा कि फाउंड फॉल्स है, और हम स्टार्ट करेंगे लोकेशन नंबर 1 से, क्यों, इसलिए कि इसके अंदर बोल दिया है कि वैल्यूज क्या है, 1 to 50 है। तो हमने क्या कह दिया, इंडेक्स को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा भाई, अब हम कब तक ढूंढते रहेंगे, जब तक कि वो नंबर हमें मिल ना जाए या हमारा इंडेक्स 50 ना हो जाए, क्योंकि अगर इंडेक्स 50 हो गया तो उसके बाद आगे तो कोई डेटा आइटम होगा ही नहीं, तो उसके 51 पर लोकेशन पर हम नहीं ढूंढेंगे, है ना? तो हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि व्हाइल, जब तक इंडेक्स जो है वो लेसर देन हो, लेसर देन इक्वल टू 50 हो, एंड फाउंड जो है वो फॉल्स हो। हम उस वक्त जाए तो हम इंडेक्स ढूंढना छोड़ देंगे, या हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू जो है 50 को क्रॉस कर जाए तो भी हम इसको ढूंढना छोड़ देंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अच्छा, हमें इसने बोला था कि नंबर इनपुट लेना है जिसको आपको ढूंढना है, तो वो हमने लेना भूल गए। तो हम करेंगे इनपुट एंटर अ नंबर टू सर्च, ये ले लिया हमने माय नंबर। सही बेटा, ये हमने क्या ले लिया, माय। आप ये भी कर सकते हैं कि दो लाइन में लिख लें, पहली लाइन में लिखें आउटपुट एंटर नंबर टू सर्च, और अगली लाइन में इनपुट माय नंबर कर दें। और ये भी कर सकते हैं कि बगैर किसी प्रॉम्प्ट के डायरेक्ट इनपुट ले लें, इनपुट माय नंबर। ठीक है, ये तीनों भी हमारे पास। अब जो नंबर हमें इनपुट लिया हमने माय नंबर,
इसको एरे में ढूंढना है। एरे का नाम है, क्या नाम है बेटा एरे का? वैल्यूज। तो हमें एरे के अंदर ढूंढना है, तो हम कहेंगे कि इफ माय नंबर इज इक्वल टू वैल्यू, क्या लिखा हुआ है? वैल्यूज, वैल्यूज एट इंडेक्स। ठीक है ना? अब इंडेक्स में यानी सपोज क्या मुझे 70 ढूंढना था, तो वो 1 में मिल गया। ठीक है ना? तो हम कहेंगे, हम आउटपुट देंगे, हम कहेंगे फाउंड को हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, हम कहेंगे आउटपुट फाउंड एट, और लोकेशन दे देंगे इंडेक्स। यानी यहाँ पर अगर मैं 70 को ढूंढ रहा था तो वो 1 पे मुझे मिल गया, तो मैं लिखूंगा फाउंड एट 1। ठीक है, और अगर नहीं मिला, अगर जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे नहीं मिला, तो ओबियस होगा कि मैं इसको ढूंढूंगा नेक्स्ट लोकेशन पर। यानी अब मैं इसको 2 पे ढूंढूंगा, तो मैं कहूंगा इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। यही होगा ना? अब मैं ढूंढ रहा था 90, 70 पर मैं आया, फर्स्ट लोकेशन पर मैं आया तो मुझे 90 नहीं मिला, तो मैं इंडेक्स को जो 1 था अब मैं 2 कर दूंगा। अब मैं 2 पर जाके चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि जो इंडेक्स है ये लेसर देन इक्वल टू 50 है या नहीं है। अब इंडेक्स जो है आपका लेसर देन, इंडेक्स हमारा कितना हो गया है? 1 हो गया, 1 प्लस 1 किया 2 हो गया, 2 लेसर देन 50 है। तो अब मैं आऊंगा नीचे और सेकंड लोकेशन की वैल्यू से मैं कंपेयर करूंगा माय नंबर को, तो 90 मुझे ढूंढना था, वो सेकंड लोकेशन पे नहीं मिला। तो फिर मैं इंडेक्स को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूंगा, इंडेक्स हो जाएगा 3। 3 जो है वो लेसर देन इक्वल टू 50 है, और फाउंड अभी भी फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे कि हम आकर इसको तीस थर्ड लोकेशन वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ये मिल गया तो हम फाउंड को ट्रू कर देंगे और ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा फाउंड एट 3। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसको इफ को एंड कर देंगे और लूप को भी हम टर्मिनेट कर देंगे। एंड वाइल, इंडेंट ज्यादा हो गया। ठीक है बेटा, और ये लूप टर्मिनेट हो गया। अब सपोज क्या मुझे एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी थी जो एरे में कहीं भी नहीं मिल रहा, तो इंडेक्स बढ़ता रहेगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, ये 50 तक पहुंच गया। ये 50 तक भी पहुंच गया, लेकिन अगर हमें नहीं मिला तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होकर 51 हो जाएगी। 51 इस रेंज में नहीं आ रही, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फाउंड की वैल्यू जो फॉल्स थी वो फॉल्स ही रहेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, देन हम एक मैसेज आउटपुट देंगे। आउटपुट, क्या मैसेज आउटपुट देंगे बेटा? इन्होंने बताया क्या मैसेज आउटपुट देना है। ये मैसेज देना है नॉट फाउंड। सही, तो हम आउटपुट दे देंगे नॉट फाउंड। ये हो गया। देख लें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको देख लें, उसको याद कर लें। हरी, हेलो बच्चों, जी हेलो। सर। हाँ, इसको याद, इसको देख लें, नोट कर लें, ये याद भी करना है। ओके। क्या हुआ? सॉरी। ओके सर। ये समझ में आया बेटा?
यस सर। तो देखें फिर मैं अगला पार्ट भी इसका करवाऊँ। ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, इसके बाद वाला पार्ट में करवाऊँ। ये 2 एल्गोरिदम आपको याद रखनी है, लीनियर सर्च, बबल सर्च। हो गया बेटा, आगे बढ़ें। Yes, sir. चल, इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये क्या कह रहा है, राइट एन एल्गोरिथम इन सूडो कोड टू सॉर्ट द एरे वैल्यूज 1 to 50 into ascending order using a bubble sort। अब बबल सॉर्ट क्या होता है, कि सपोज कि ये हमारा एरे है, सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हाँ बेटा। तो जो ये हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, 1 2 3 4 5, ये 50 तक जाएगा, ठीक। अब मैंने इसमें वैल्यू लिखी हुई है, सपोज किया ऊपर लेकर आनी है, और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो सबसे नीचे लेकर आनी है। सिर्फ 2 वैल्यूज को कंपेयर कंपेयर कर सकता है, टू मोर देन 2 वैल्यूज को कंप्यूटर कंपेयर नहीं कर सकता। इसको अगर मैं एक इंसान इसको देखेगा, तो वो पहले अटेम्प्ट में बोल देगा कि 35 को सबसे ऊपर आना चाहिए, 92 को सबसे नीचे आना चाहिए, उसके ऊपर 83, फिर 77 और फिर 61 है। लेकिन ये इंसान कर सकते हैं, कंप्यूटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन कंपेयर ओनली 2 वैल्यूज। यानी कंप्यूटर पहले 35 और 92 को कंपेयर करेगा, फिर 92 और 61 को कंपेयर करेगा, यानी टू टू वैल्यूज को वो कंपेयर करेगा, है ना। तो अगर मैं 35 और 92 को कंपेयर करता हूँ तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में है, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं 92 और 61 को कंपेयर करूँ, तो होना ये चाहिए कि यहाँ पर मैं 92, यहाँ पे 61 लिख दूं और यहाँ पर 92, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि जब मैं यहाँ पर 61 मैंने लिख दिया, तो अब मेरी दोनों लोकेशंस के ऊपर 61 आ गई, तो 91 तो इरेज हो गया, 91 तो इरेज हो गया। तो इसको इरेज होने से बचाने के लिए हम इसको किसी टेम्परेरी लोकेशन के अंदर स्टोर करते हैं। इसके एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो हमारे पास कप्स हैं, एक कप के अंदर आपके पास जो है कॉफी है, और एक कप के अंदर टी है। अब जिस कप के अंदर कॉफी है उसमें मुझे टी चाहिए, और जिस कप में टी है उसमें मुझे कॉफी चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर मुझे चाहिए, ये टी है और इसमें कॉफी है। अब मैं चाहता हूँ कि टी इधर आ जाए और कॉफी इधर आ जाए, क्या करेंगे भाई। एक कप में टी रखा हुआ है, हाँ, दोनों कप्स को एम्प्टी करेंगे और फिर स्विच करेंगे। दोनों कप्स को एम्प्टी कर देंगे। कहाँ एम्प्टी करेंगे, जमीन पे फेंक दें। एक तो दूसरे हमें कप में। एक हमें एक तीसरा कप चाहिए होगा। एक चाहिए हो, 2 कप नहीं, एक कप चाहिए। एक कप से भी हमारा काम हो जाएगा। कि सपोज किया कि मैंने एक और थर्ड कप लिया, ठीक है।
इस कप के अंदर मैंने क्या कर दिया, कॉफी को एम्प्टी। अब यहाँ से कॉफी खत्म हो गई। अब मैंने इसके अंदर टी ले आया, तो ये वाला कप एम्प्टी हो गया। अब मैंने कॉफी को यहाँ पे डाल दिया। हेलो बेटा। हाँ बच्चा। अच्छा। अच्छा, हाँ। तो हमने क्या किया है कि क्या काम किया हमने कि हमने अच्छा, अब हम इसी तरह यहाँ पर करेंगे। हम करते ये हैं कि एक टेम्पररी कंटेनर ले लेते हैं, और जिससे इन दो वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करना है, स्वैपिंग करनी है, तो उसके लिए हम एक टेम्पररी कंटेनर ले लेते हैं। इसमें हमने 92 डाल दिया, फिर इसमें हमने क्या कर दिया, 61 डाल दिया, और फिर 92 को उठाकर हमने यहाँ, तो इस तरह हमारा डेटा क्या हो गया, ऑर्डर में आ गया। सही। किया क्या है हमने कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर किया, इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर किया। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर ये वेरिएबल का नाम वैल्यूज है, तो वैल्यूज में लोकेशन नंबर 2 वाला डेटा अगर ग्रेटर हो वैल्यूज में लोकेशन नंबर 3 वाले डेटा से, ठीक है। अगर इससे ग्रेटर हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है वो टैम्प के अंदर लोकेशन नंबर 2 वाला डेटा डाल दें। ये किया ना मैंने, टैम्प के अंदर मैंने 92 डाल दिया जो लोकेशन नंबर 2 वाला डेटा था। फिर लोकेशन वैल्यूज में लोकेशन नंबर 2 में वैल्यूज ऑफ लोकेशन नंबर 3 वाला डेटा डाल दिया। यानी 61 मैंने क्या कर दिया, 2 में डाल दिया 92 वाली लोकेशन। ठीक। फिर वैल्यूज 3 में मैंने टेम्प वाला डेटा। ये बात समझ में आई है या नहीं, ये समझना है असल चीज ये।
अगर ये समझ आ गया तो फिर आगे हमारे लिए आसान। समझ गया। सही। अब इसको हम देख लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं, अब यही काम हमें करना है। जब हम इसको कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि 3 को 4 से कंपेयर करेंगे, और फिर 4 को 5 से। पहले 1 को 2 से कंपेयर किया, फिर 2 को 3 से कंपेयर किया, फिर 3 को 4 से, और फिर 4 को 5 से। ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि अगर मैं 1 है तो मैं 2 से कंपेयर कर, 2 है तो मैं 3 से कंपेयर कर, 3 है तो मैं 4 से कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर ये इंडेक्स है, ठीक है ना, तो मैं इंडेक्स +1 से कंपेयर कर रहा हूँ। 2 है तो 3 से कंपेयर कर रहा हूँ, 3 है तो 4 से, यानी इंडेक्स है तो इंडेक्स +1 से कंपेयर कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो बच्चों, ये बात समझ में आ रही है कि 1 है तो 2 से कंपेयर कर रहा हूँ, 2 है तो 3 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इंडेक्स +1 से कंपेयर कर रहा हूँ। जी सर। है ना? तो इंडेक्स को इंडेक्स +1 से कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि वैल्यू वैल्यूज एट इंडेक्स इफ इज ग्रेटर देन वैल्यूज एट इंडेक्स +1। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि temp इज इक्वल टू वैल्यूज एट इंडेक्स। अगर 2 ये है तो ये इंडेक्स +1 है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वैल्यूज एट इंडेक्स में वैल्यूज एट इंडेक्स +1 ले आए, और वैल्यूज एट इंडेक्स +1 में वैल्यूज एट इंडेक्स। यहाँ तक देखें, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं है? जी सर। Yes, sir. अच्छा, अब देखें कर क्या रहे हैं हम। 5 वैल्यूज हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं 1 को 2 से। सही। कितनी बार तक कंपैरिजन किया, 1। फिर 2 को 3 से कंपेयर करेंगे, फिर 3 को 4 से कंपेयर करेंगे, और फिर 4 को 5 से। 5 डेटा आइटम है तो कंपैरिजन कितनी मरतबा की हमने, 4 टाइम। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 35 को हमने 92 से कंपेयर किया तो ऊपर 35 ही रहा, नीचे 92 आ गया। 92 को 61 से कंपेयर किया तो ऊपर 61 आ गया, नीचे 92 रहा। पहले 35 को 92 से कंपेयर किया, फिर 92 को 61 से कंपेयर किया, 92 नीचे आ गया। फिर 92 को 77 से कंपेयर किया तो 77 ऊपर आ गया, 92 नीचे आ गया। थर्ड टाइम हुआ। फिर 92 को 83 से कंपेयर किया तो 83 ऊपर आ गया, और 92 नीचे आ गया। 4 टाइम कंपेयर। 5 डेटा आइटम थे तो 4 टाइम कंपैरिजन हुई है। एनी ऑब्जेक्शन? नो। दोबारा देखिए, ये मेरे पास डेटा आइटम्स हैं। डिफरेंट वैल्यू लिखी हुई है, 90, 70, 81, 62, 5। कितनी डेटा आइटम है बेटा? 5।
1 2 3 4 5। नाम क्या है इनका? इनका नाम है वैल्यूज। इसकी रेंज क्या है? 1 से लेके है तो 50, अभी थोड़ी देर के लिए 5 ले रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे भी? पहले 1 को 2 से कंपेयर करेंगे तो 70 ऊपर आ जाएगा, 90 नीचे एक दफा हुआ। फिर 90 और 81 को कंपेयर करेंगे तो 81 ऊपर आ जाएगा, 90 नीचे, ये सेकंड टाइम हुआ। फिर 90 को 62 से कंपेयर करेंगे तो 62 ऊपर आ गया, 90 नीचे थर्ड टाइम हुआ। फिर 90 को 53 से कंपेयर करेंगे, 53 ऊपर आ गया, 90 नीचे, ये फोर्थ। ठीक है, तो कितनी मरतबा कंपैरिजन की हमने? 4 टाइम। क्या 4 टाइम कंपैरिजन करने पर क्या डेटा ऑर्डर में आ गया? अभी भी डेटा ऑर्डर में नहीं है। हाँ, ये वैल्यू जो है ये ऑर्डर में। सही। अब दोबारा हम ऊपर से शुरू करते हैं। 70 को 81 से कंपेयर किया तो 70 ऊपर ही रहा, 81 नीचे आ गया। फिर 81 को 62 से कंपेयर करेंगे, 62 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा। फिर 81 को 53 से कंपेयर करेंगे, 53 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे। 90 तो पहले से ऑर्डर में था, तो अब आपकी 2 वैल्यूज ऑर्डर में आ गई। पहले आपने 70 को 81 से कंपेयर किया, फिर आपने 81 को 62 से कंपेयर किया, फिर 62 को फिर 81 को 53 से कंपेयर, 3 दफा कंपेरिजन। मुझे आवाज नहीं आई? सही है। अच्छा, अब एक और दफा हम करते हैं। अच्छा, अब 70 और 62 को कंपेयर करेंगे, 62 ऊपर आ जाएगा, 70 नीचे। फिर 53 को 70 से कंपेयर करेंगे, 53 ऊपर आ जाएगा, 70 नीचे। 81 पहले से नीचे था, 90 पहले से नीचे था, तो ये डेटा आइटम ऑर्डर में हो गए। अब आपने 2 दफा कंपैरिजन की है। कितनी जगह कंपैरिजन की? हमने 2 दफा कंपैरिजन की है। और फान इसे म्यूट करो अपने माइक को। सही है। अच्छा, अब देखें भाई, आपकी पहली दफा आपने 4 टाइम कंपैरिजन की, सेकंड टाइम आपने थर्ड टाइम कंपैरिजन की, फिर एक और राउंड चलाया, ट्वाइस आपने कंपैरिजन की। अब एक और राउंड चलाएंगे और आप सिर्फ एक दफा कंपैरिजन करेंगे तो पूरा डेटा ऑर्डर में आ जाएगा। आप 62 को 53 से कंपेयर करेंगे तो 53 ऊपर आ जाएगा, 62 नीचे। 70 पहले से ऑर्डर में था, 81 पहले से ऑर्डर में था, 90 पहले से ऑर्डर में था, तो आपका सारा डेटा ऑर्डर में आ गया, जबकि आपने कंपैरिजन ओनली वंस की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपने कंपैरिजन की है, तो इसके अंदर 4 राउंड के अंदर आपने किया। ये राउंड 1 है, ये राउंड 2 है, ये राउंड 3 है, और ये राउंड 4। 4 राउंड के अंदर आपने प्रोग्राम को चलाया है, और इस तरह आपका सारा डेटा आइटम ऑर्डर में आ गया है। जो 4 राउंड्स हैं, ठीक है, हर राउंड में एक एक वैल्यू जो है वो ऑर्डर में आती रही, और आखिर में सारी वैल्यूज ऑर्डर में आ गई। अगर हमारे पास 50 डेटा आइटम्स हैं तो हम क्या करेंगे? 49 टाइम राउंड चलाएंगे। अगर हमारे पास 20 डेटा आइटम्स हैं तो हम 19 टाइम राउंड चलाएंगे। अगर हमारे पास 10 डेटा आइटम्स हैं तो हम 9 टाइम राउंड चलाएंगे। फिर हर राउंड के अंदर हम वैल्यूज को कंपैरिजन करते रहेंगे। तो अब हमारे पास 2 लूप चलेंगे। एक लूप चल रहा है जब हम वैल्यूज की स्वैपिंग कर रहे हैं, ये लूप चल रहा है, 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 और एक लूप चल रहा होगा राउंड्स के लिए। तो वहां पर 2 लूप है जो हम चलाएंगे।
एक आउटर लूप होगा जो राउंड्स के लिए होगा और एक इनर लूप होगा जो स्वैपिंग के लिए यूज करेंगे, कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करते जाएंगे, स्वैप करते जाएंगे। तो ये दो हमारे पास लूप चलेंगे, इसको अपने ध्यान में रखना है आपको। सही है भाई। इसके अलावा हमने क्या कहा था कि हमने ये कोड हमने बना लिया था, हमने कहा था कि इंडेक्स वैल्यू एट इंडेक्स को कंपेयर करेंगे इंडेक्स प्लस वन से। अगर वैल्यू एट इंडेक्स जो है इंडेक्स वैल्यू एट इंडेक्स प्लस वन से बड़ा हो गया तो हम टेम्प के अंदर वैल्यू ऑफ इंडेक्स डाल देंगे, फिर वैल्यू ऑफ इंडेक्स में वैल्यू ऑफ इंडेक्स प्लस वन डाल देंगे, और फिर वैल्यू ऑफ इंडेक्स प्लस वन में टेम्प वाली वैल्यू लेकर आके डाल देंगे। कैसे? कि सपोज किया कि हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं 9080, ठीक है। तो सबसे पहले तो, और ये सपोज किया ये इंडेक्स वन है, ये इंडेक्स टू है। तो सबसे पहले तो हमने कंपेयर किया कि वैल्यू ऑफ एट इंडेक्स इज ग्रेटर देन वैल्यू एट इंडेक्स प्लस वन, तो 9080 से बड़ा होता है। तो हम देन पर आ जाएंगे। ये कह रहा है टेम्प के अंदर आपको वैल्यू ऑफ इंडेक्स डालना है, तो वैल्यू एट इंडेक्स में 90 पड़ा हुआ है तो टेम्प के अंदर 90 आ गया। फिर वैल्यू एट इंडेक्स में वैल्यू एट इंडेक्स प्लस वन डालना है, यानी 80 आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर कह रहा है वैल्यू एट इंडेक्स में इंडेक्स प्लस वन में वैल्यू एट इंडेक्स डाल देंगे, टेम्प डाल देंगे। देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ ये कोड मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इफ वैल्यू एट इंडेक्स इज ग्रेटर देन वैल्यू एट इंडेक्स प्लस वन, यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है, और हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो हम लेसर देन का साइन लगा दें। जिससे यहाँ पर वैल्यू एट इंडेक्स है 90 और वो बड़ा है वैल्यू एट इंडेक्स प्लस वन, यानी 20 से 80 से, तो हम क्या करेंगे? हम टेम्प के अंदर वैल्यू एट इंडेक्स डाल देंगे, तो 90 टेम्प में चला गया। फिर वैल्यू इंडेक्स में वैल्यू इंडेक्स प्लस वन डाल देंगे, यानी 90 वाली जगह पर यानी पहली लोकेशन के ऊपर हम दूसरी लोकेशन का डेटा यानी 80 डाल देंगे। अब 80 आ गया है वन में और 80 है टू में। अब टू वाली लोकेशन के ऊपर इस जगह हमें चाहिए 90, ये वाला 90। पहले 90 इधर गया, ठीक है। फिर ये वैल्यू ऊपर चली गई, अब ये 90 नीचे चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे वैल्यू एट इंडेक्स प्लस वन, यानी टू सेकेंड लोकेशन के ऊपर हमें क्या चाहिए? टेम्प वाली वैल्यू। सही, ये काम हम कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले तो क्या किया है कि हमें कुछ एक इंडेक्स का वेरिएबल चाहिए, डिक्लेयर इंडेक्स। सही। और इसको हमने कर दिया इंटीजर। फिर डिक्लेयर टेम्प ले लिया, इसको हमने कह दिया ये रियल है क्योंकि इसके अंदर डेटा आइटम आएगा और एरे का डेटा आएगा, और एरे की डेटा टाइप हमने रियल ली है। ठीक है।